हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो डिपॉजिट्स के बारे में है। जैसे थर्ड चैप्टर में हम लोग ने शेयर्स के बारे में पढ़ा, फोर्थ चैप्टर्स में हम लोग ने डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा। वैसे ही कंपनी का एक और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का सोर्स होता है डिपॉजिट। कंपनी के अंदर भी फिक्स डिपॉजिट किया जा सकता है। ना यहाँ पे जो कंपनी होती है वो क्या करती है, पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकती है और अपने मेंबर से भी। मेंबर मतलब जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं या कंपनी के जो शेयर होल्डर्स वगैरह है, तो उनके पास से भी कंपनियां क्या कर सकती है, डिपॉजिट ले सकती है और अपनी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकती है। सो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ना ये जो डिपॉजिट्स होते हैं वो थोड़े चीपर होते हैं, बिकॉज शेयर्स के अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। जैसे आपको पता है, अंडर राइटर को अपॉइंट करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करने पड़ते हैं। डिवेंचर के केस में ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है, बैंकर को अपॉइंट करना पड़ता है। सो बहुत ही लेंदी प्रोसीजर होता है और बहुत ज्यादा उसके अंदर खर्चा भी होता है। बट डिपॉजिट्स के लिए जो होते हैं वो कंपेरेटिवली थोड़ा इजी होता है। एक एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, फॉर्म्स वगैरह इशू करने पड़ते हैं और लोग आके कंपनी के बैंकर में जाके वो जो डिपॉजिट का पैसा है वो डिपॉजिट कर सकते हैं और कंपनी उनको रिसीट इशू करती है। तो बहुत ही चीपर और सिंपल मेथड होता है ये फाइनेंस रेज करने का। और यहाँ पे कोई भी डाइल्यूजन नहीं होता है कंट्रोल का। नाउ डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल मतलब क्या होता है कि जब आप शेयर इशू करते हो तो शेयर इशू में क्या होता है, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका जो कंट्रोल होता है वो शेयर होल्डर के पास चला जाता है। बिकॉज कोई भी डिसीजन लेना होता है तो शेयर होल्डर को पूछना पड़ता है और शेयर होल्डर जो बोलेंगे वो उस हिसाब से काम करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट एक तरीके का लोन है और इसके लिए सारे डिसीजन जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ले पाते हैं। बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अच्छे से पता होता है कंपनी में किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। बट शेयर के केस में क्या होता है कि शेयर होल्डर को शायद तक कंपनी के सिचुएशन के बारे में या मार्केट कंडीशन के बारे में इतना अच्छा नहीं होता है और शेयर होल्डर फिर किसी एक डिसीजन के ऊपर अड़े रहते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक्सेप्ट करना पड़ता है वो। तो शेयर के केस में आपका पावर जो है, कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट हो रहा है, आपके हाथ से चला जा रहा है। पर डिपॉजिट में आप लोग आपके डिसीजन खुद ले सकते हो, कंपनी को प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से। सो आपका यहाँ पे किसी भी तरीके का कंट्रोल जो है उसका डाइल्यूजन नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी आपके हाथ से कंट्रोल नहीं जा रहा है, आपका पूरा पूरा कंपनी के ऊपर कंट्रोल रहता है। और ये एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कंपनी लेती है, उसको डिपॉजिट बोला जाता है। तो ये तीन चीजें आप लोग याद रखो कि कंपनी पब्लिक के पास से या मेंबर के पास से डिपॉजिट लेती है, ये काफी चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है और यहाँ पे कोई भी कंट्रोल का डायलूजन होता नहीं है। सारी कंपनियां पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है, सिर्फ तीन कंपनियां नहीं ले सकती। एक होता है बैंकिंग कंपनीज। ना बैंकिंग कंपनीज मतलब क्या होता है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, उसको बैंकिंग कंपनी बोलती है, मतलब पैसा लेन देन का काम करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जिसको एनबीएफसी बोला जाता है, ये लोग भी क्या करते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है। इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस होता है, इनके पास नहीं होता है। एंड देन थर्ड वन इज योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो हाउसिंग पर्पज के लिए फाइनेंसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीन जो है वो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बाकी सारी कंपनियां पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है ना। यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट के अंदर बताया हुआ है कि कंपनियां किसके पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो कंपनी मेंबर्स के पास से और पब्लिक के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। हम लोग ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में देखा था ना, कौन सी कंपनियां मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है और कौन सी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी अदर देन इलिजिबल कंपनी और इलिजिबल पब्लिक कंपनी, ये लोग मेंबर के पास से डिपॉजिट ले सकते हैं। और इलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी जो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं। मतलब कि इलिजिबल पब्लिक कंपनी जो है वो मेंबर के पास से और पब्लिक के पास से, दोनों के पास से डिपॉजिट ले सकते हैं। ये आपको चार्ट अच्छे से याद रखना है, बिकॉज इसके ऊपर जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिपेंड होता है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि इलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होता है, तो यहाँ पे उसका मैंने मीनिंग लिखा हुआ है। पहला कंडीशन ये है कि जो कंपनी का नेटवर्थ, नाउ नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, इनके टोटल को नेटवर्थ बोला जाता है। आई रिपीट अगेन, नेटवर्थ मतलब क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल मतलब कंपनी के अंदर कितने कंपनी ने ऐसे शेयर इशू किए हैं और पैसे कलेक्ट किए हैं उसका। और जो फ्री रिजर्व मतलब कंपनी हर साल जो पैसा थोड़ा थोड़ा सेव करके रखती है एज अ रिजर्व प्रॉफिट में से, उसको जनरल रिजर्व या फिर उसको फ्री रिजर्व बोला जाता है। ये दोनों का टोटल, इसको नेटवर्थ बोला जाता है। जैसे कि सपोज मेरे कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है 100 रुपीज, मतलब 100 रुपए के शेयर मैंने इशू करके 100 रुपए कलेक्ट किया है। और मेरा जो फ्री रिजर्व है, मतलब सेविंग करके जो रखा हुआ 50 रुपीज है, तो ये दोनों का टोटल कितना हो गया, 150 रुपीज। सो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, ये दोनों के टोटल को नेटवर्थ बोलते हैं। सो इलिजिबल पब्लिक कंपनी उसको बोलेंगे जिनका नेटवर्थ
100 करोड़ से ज्यादा होगा, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और जिनका टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स, 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर के पास से अप्रूवल लेना है स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए। ए कंडीशन या फिर बी कंडीशन, ये दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलिजिबल पब्लिक कंपनी। ए कंडीशन क्या बोला मैंने, नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, या फिर टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, और शेयर होल्डर का परमिशन होना चाहिए पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू, उसको इलिजिबल पब्लिक कंपनी बोला जाता है। तो ये सारी कंपनी जो होती है पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। नाउ मेन क्वेश्चन हमारा ये है, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। अभी ये क्वेश्चन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 10 पॉइंट समझाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रिमेनिंग जो 10 पॉइंट्स है वो बताऊंगा, बिकॉज टोटल यहाँ पे 20 कंडीशंस है। तो वो एक ही वीडियो में मैं कवर नहीं करूंगा, उसको मैं 2 वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे पहले जो 10 कंडीशन है वो देखेंगे। पहला है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। ये सारे जो मैंने आप लोगों को बताया, हर एक कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर से या पब्लिक से, वो हम लोग पहले समझेंगे। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एलिजिबल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पहले तो प्राइवेट कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी मेंबर्स के पास से या डायरेक्टर्स के पास से या डायरेक्टर्स के जो रिलेटिव्स होते हैं उनके पास से डिपॉजिट ले सकते हैं। और ये डिपॉजिट जो है वो 100% हो सकता है। किसका 100%? पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। ये दो चीजें आपको हर एक इसमें याद रखना है, बिकॉज ये बार बार रिपीट होने वाला है। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब कितनों का शेयर आपने इशू किया है और कितना पैसा आपने शेयर इशू करके कलेक्ट किया हुआ है। और फ्री रिजर्व मतलब कंपनी ने प्रॉफिट में से कितना पैसा सेविंग करके रखा हुआ है। ये दोनों के टोटल को पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, इसका 100% कंपनी क्या कर सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है अपने मेंबर्स से। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके प्राइवेट कंपनी है और आपकी प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है 100 रुपीज और आपका फ्री रिजर्व है 50 रुपीज। तो ये दोनों का टोटल एग्रीगेट मतलब क्या, टोटल कितना हो गया, 150 रुपीज। तो 150 रुपीज आप लोग क्या कर सकते हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो मेंबर के पास से इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। दूसरा यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में एक और कंडीशन दिया है कि कुछ प्राइवेट कंपनी जो कंपनी एक्ट में स्पेसिफाई किया है, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि ये कंपनी जो है वो 100% से ज्यादा पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है। 100% किसका, अगेन सेम, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का। सो प्राइवेट कंपनी 100% डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, और कुछ स्पेसिफिक प्राइवेट कंपनी जो 100% से ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ये कंडीशन आपको याद रखना है। देन पब्लिक कंपनी अदर देन इलिजिबल कंपनी, इसके अंदर आप लोगों को सेम चीज वापस से रिपीट हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पब्लिक कंपनी जो है उनका प्रीवियस डिपॉजिट, मतलब पहले अगर उन्होंने कोई डिपॉजिट लिया होगा लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर, उसमें जो डिपॉजिट लिया होगा और करंट ईयर अभी का जो डिपॉजिट है वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोनों का टोटल। किसका 25%? अगेन सेम, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। जैसे कि सपोज प्रीवियसली आपने डिपॉजिट लिया था 5 रुपीज का, तो करंट ईयर में आप लोग कितना ले सकते हो, 20 रुपीज का, बिकॉज ये दोनों का टोटल 25% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये 5 रुपीज हो गया, तो ये 20 रुपीज आप लोग लोगे। सो प्रीवियस डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट ये दोनों का टोटल या ये दोनों टुगेदर 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी अदर देन इलिजिबल कंपनी। ये जो भी परसेंटेज कैलकुलेट किए जा रहे हैं वो ये दोनों के टोटल पे किया जा रहा है, तो इसमें 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप लोग याद रखो। नेक्स्ट वाला है इलिजिबल पब्लिक कंपनी। मैंने ऑलरेडी बताया कि इलिजिबल पब्लिक कंपनी जो होती है वो मेंबर के पास से भी डिपॉजिट ले सकती है और पब्लिक के पास से भी डिपॉजिट ले सकती है। मेंबर के पास से कितना डिपॉजिट ले सकती है, तो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 10% वापस से सेम जो हम लोग ने अभी पढ़ा कि प्रीवियस डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट ये दोनों का टोटल 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का। ये आप लोग सिचुएशन याद रखो, इससे आप लोग आराम से लिख पाओगे। सो मेंबर से 10% लिमिट है, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रीवियस ईयर का डिपॉजिट और करंट ईयर का डिपॉजिट। और पब्लिक के पास से 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग कैसे लिखोगे, प्रीवियस डिपॉजिट और करंट ईयर का डिपॉजिट का टोटल 25% से ज्यादा एग्जिट नहीं होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल का और फ्री रिजर्व का इन केस ऑफ इलिजिबल पब्लिक कंपनी व्हाइल एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। और सेम कंडीशन है यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज का कि गवर्नमेंट कंपनी 35% से ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। 35% किसका, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का।
सो देखो यहाँ पे वापस से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लिमिट्स याद रखना बहुत जरूरी है। प्राइवेट कंपनी 100% डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, कुछ प्राइवेट कंपनी 100% से ज्यादा एक्सेप्ट कर सकती है। पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल जो होती है वो 25% से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, मतलब 25% उनका लिमिट है, पर वो 25% किसका, प्रीवियस डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट इनका टोटल मिलके 25%। देन इलिजिबल कंपनी मेंबर के पास से 10% से ज्यादा नहीं ले सकती है और पब्लिक के पास से 25% से ज्यादा नहीं ले सकती है। अगेन यहाँ पे प्रीवियस डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट मिलके। और गवर्नमेंट कंपनी 35% से ज्यादा पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और मैंने जैसे आप लोगों को बोला, ये जो मैं परसेंटेज आपको बता रहा हूँ 10%, 25%, 100% या 35%, वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जा रहा है, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के ऊपर। तो देखो मैंने ये सब आपको बताया कि ये 100% एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ कंपनियां 100 से ज्यादा भी कर सकते हैं, ये लोग 25% एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रीवियस और करंट, ये लोग मेंबर से 10% और पब्लिक से 25% और ये लोग 35%। ऐसा आप लोग लिमिट्स याद रखो यहाँ पे। तो ये पहला कंडीशन मैंने आपको बताया जो अमाउंट के बारे में था। नाउ दूसरा है टेन्योर या फिर पीरियड ऑफ डिपॉजिट, कितने दिनों के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये आता है तो याद रखना इसको, मिनिमम 6 महीने के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है और मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए। मतलब 6 महीने से कम और 36 मंथ से ज्यादा के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता है। 6 मंथ से लेके 36 मंथ्स मतलब 3 इयर्स तक इसका जो होता है वो टाइम पीरियड हो सकता है या टेन्योर हो सकता है। हाँ, पर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसके अंदर कंपनी क्या कर सकती है, 6 मंथ से कम के लिए डिपॉजिट ले सकती है। 6 मंथ के लिए कम मतलब क्या, जो मिनिमम 3 मंथ तो होना चाहिए, मतलब 3 मंथ्स के लिए कंपनी यहाँ पे कुछ सर्कमस्टेंसेस में डिपॉजिट ले सकती है। बट ये 3 मंथ्स में जब कंपनी डिपॉजिट लेती है 3 मंथ्स के लिए, तो वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व से। ये थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 6 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए डिपॉजिट लिया जाता है, कुछ केसेस में 3 मंथ्स के लिए लिया जाता है, बट जो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व में। और यहाँ पे एक और सर्कमस्टेंस हो सकता है, एक और परिस्थिति हो सकती है, कभी कभी डिपॉजिटर को पहले ही पैसे की जरूरत पड़ सकती है, जिसको प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट बोला जा सकता है, कि भाई उसने 2 साल के लिए डिपॉजिट रखा था पर उसको अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तो वो कंपनी को प्री मेच्योर रीपेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। प्री मेच्योर मतलब क्या, टाइम पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है। उस केस में कंपनी क्या कर सकती है, उसको पेनल्टी लगा सकती है, मतलब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकते हैं और उसके पैसे उसको वापस कर सकती है। सो बेसिकली इतना उसका टाइम पीरियड होता है, 6 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, कंपनी वो चीजों को चेंज भी कर सकती है, तो वो दोनों सर्कमस्टेंसेस आपको बतानी है। नो डिमांड डिपॉजिट। नो डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, कभी भी पैसे मांगेंगे तो पैसा वापस करना। तो डिपॉजिट के अंदर ऐसा नहीं होता है, जैसे बैंक के अंदर हम लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो वो डिमांड डिपॉजिट होता है कि जब भी चाहिए हम लोग पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आपने अगर पैसा एक बार रखा तो आप लोग उसको जब भी चाहिए तभी डिमांड नहीं कर सकते हो। और अगर आपने डिमांड किया तो कंपनी आपको पे करेगी, बट आपका इंटरेस्ट रेट जो हो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट नहीं होता है, मतलब जब भी चाहिए तभी पैसे यहाँ पे मांगे जा सकते नहीं है। देन ये जो डिपॉजिट्स होते हैं वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। नाउ यहाँ पे जब भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो पब्लिक से जब डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है तो कंपनी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करती है, या मेंबर से जब डिपॉजिट लिया जाता है तो सर्कुलर निकालती है। सर्कुलर के अंदर लिखा रहता है कि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, जो भी मेंबर्स एग्री रहेंगे वो लोग कंपनी के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। सो सर्कुलर के अंदर या एडवर्टीजमेंट के अंदर मेंशन करना पड़ता है कि ये सिक्योर डिपॉजिट है या फिर अनसिक्योर डिपॉजिट है। सिक्योर्ड मतलब कि यहाँ पे आपको आपके पैसे मिलने की गारंटी होती है, एक फिक्स पीरियड होता है, आपके पैसे कहीं पे भी जाएंगे नहीं। और कंपनी क्या करती है, किसी असेट को यहाँ पे मॉर्गेज करती है या फिर गिरवी रखती है और वो डिपॉजिट लिया जाता है। और अगर सपोज कंपनी ने ये पैसा वापस नहीं किया तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो असेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। अनसिक्योर थोड़ा रिस्की होता है, यहाँ पे कंपनी शायद अगर वो पैसा नहीं देती है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सिक्योर डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी, अनसिक्योर भी कर सकती है। और वो सिक्योर डिपॉजिट है या अनसिक्योर डिपॉजिट है वो सर्कुलर के अंदर और एडवर्टीजमेंट के अंदर मेंशन करना जरूरी होता है। फिर बाद में जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि चार्ज ओवर असेट क्रिएट करना जरूरी होता है 30 दिनों के अंदर। चार्ज ओवर असेट मतलब क्या, जब कंपनी सिक्योर डिपॉजिट लेती है तो किसी असेट को गिरवी रखना पड़ता है, तो वो इन्फॉर्म करना जरूरी है कि इस असेट के अगेंस्ट हम लोग डिपॉजिट ले रहे हैं। तो एक डिपॉजिटर्स को क्या होता है, एक सिक्योरिटी मिलती है कि उनके पैसे कहीं पे जाएंगे नहीं, उनको उनके पैसे किसी भी हालत में वापस मिलेंगे करके। तो चार्ज ओवर असेट यहाँ पे किया जाता है इन केस ऑफ सिक्योर डिबेंचर, और वो 30 दिनों के अंदर करना पड़ता है।
एप्लीकेशन फॉर्म जब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है, हर एक मेंबर को या पब्लिक को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी होता है। जैसे आप लोग कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो आप लोग क्या करते हो, एडमिशन लेते समय आप वो एडमिशन का फॉर्म फिलअप करते हो, कहीं पे भी कुछ भी करते हो तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उसी तरीके से डिपॉजिट के केस में भी आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, पर फॉर्म के अंदर एक डिक्लेरेशन होना जरूरी है। डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, एक ऐसा आप डिक्लेयर करते हो, एक ऐसा आप लिख के देते हो कि जो भी डिपॉजिट का पैसा है वो आप लोगों ने किसी से बोरो नहीं किया हुआ है, बोरो मतलब कि उधारी नहीं लिया हुआ है, वो आपको वहां पे लिख के देना पड़ता है। काफी बार ऐसे होता है कि लोग कंपनी के अंदर डिपॉजिट्स वगैरह करते हैं पर वो पैसा किसी से उधार लिया रहता है, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकते हैं। इसके लिए कंपनी पहले से डिक्लेरेशन लेती है कि ये पैसे किसी से भी बोरो किए हुए नहीं है। सो फॉर्म फिलअप करना जरूरी होता है और फॉर्म के अंदर डिक्लेरेशन होना जरूरी है। डिक्लेरेशन के अंदर जो भी एप्लीकेंट है उसको सिग्नेचर करना होता है और वहां पे टिक मार्क करना रहता है कि ये पैसे मैंने किसी से उधार में लिए हुए नहीं है, बोरो लिए हुए नहीं है। सो डिक्लेरेशन का आप कंडीशन याद रखना। जॉइंट नेम, डिपॉजिट जो है जॉइंट नेम में किया जा सकता है। मैक्सिमम 3 लोगों के वहां पे जॉइंट नेम हो सकते हैं और 3 लोगों के नाम पे डिपॉजिट कंपनी के अंदर किया जा सकता है। नॉमिनेशन फॉर्म भरना भी बहुत जरूरी होता है। कहीं पे भी आप लोग पैसे जब रखते हो, इवन बैंक के अंदर वगैरह आप लोग पैसे वगैरह रखते हो या फिर आप लोग शेयर वगैरह खरीदते हो, कोई भी चीज प्रॉपर्टी आप लोग खरीदते हो तो उसमें नॉमिनेशन की जरूरत होती है। सो जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो एप्लीकेशन फॉर्म, उस समय पे आप लोगों को नॉमिनेटर का नाम देना होता है, नॉमिनेशन का, कि आपके डेथ के बाद में या फिर डिपॉजिटर जो उसके डेथ के बाद में वो पैसा किसको दिया जाएगा, कौन उसका मालिक रहेगा। सो नॉमिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉमिनेशन नहीं देते तो काफी बार बाद में क्या होता है कि अगर वो डिपॉजिटर की डेथ हो गई तो झगड़े हो सकते हैं कि 2-3 लोग आ सकते हैं और वो पैसे का दावा कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म जो होता है फिलअप करवाया जाता है, या फिर डिपॉजिटर को एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है और कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मेरे डेथ अगर होती है तो ये जो पैसा है इस पर्सन को दिया जाए। तो नॉमिनेशन की जरूरत होती है यहाँ पे। सर्कुलर ऑफ एडवर्टीजमेंट ना, सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है। इसके अंदर आप लोग जब भी, मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि पब्लिक से जब डिपॉजिट लिया जाता है तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, और जब मेंबर्स के पास से डिपॉजिट लिया जाता है तो सर्कुलर्स निकाले जाते हैं ऐसे, जो कंपनी के नोटिस बोर्ड के ऊपर स्टिक किया जाता है या वहां पे वो लगाए जाते हैं ताकि मेंबर्स को पता चले कि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है। और पब्लिक के लिए आप लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हो। तो सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो मैंने जो आप लोगों को बताया कि मेंबर के पास से डिपॉजिट लिया जाता है तो सर्कुलर इशू किया जाता है, और पब्लिक के पास से डिपॉजिट लिया जाता है तो एडवर्टीजमेंट इशू किया जाता है। नाउ ये सर्कुलर के अंदर और एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या क्या डिटेल होते हैं, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में लिखा रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस बोलो या कंपनी की बैलेंस शीट्स वगैरह बोलो, उसके बारे में यहाँ पे लिखा रहता है। देन क्रेडिट रेटिंग, जैसे डिबेंचर के केस मैंने आप लोगों को बोला था कि क्रेडिट रेटिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से मेंबर जो होते हैं उनको डिसाइड कर पाते हैं कि कंपनी में डिपॉजिट करना चाहिए कि नहीं। जैसे आप लोग यहाँ पे ऐड देख पा रहे हो कि ये न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे ट्रिपल ए दिया हुआ है क्रेडिट रेटिंग। ट्रिपल ए का मतलब क्या, ये कंपनी बहुत अच्छी है। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी का पूरा एनालिसिस करते हैं कि कंपनी कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है, कंपनी इंटरेस्ट वगैरह टाइम पे करती है कि नहीं, जो भी डिपॉजिट लिया है कंपनी ने वो डिपॉजिट रीपे करती है कि नहीं, और उसके बाद में ये रेटिंग दिया जाता है। जैसे आप मूवी देखने के लिए जाते हो तो मूवी में भी होता है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। 5 स्टार मतलब मूवी बहुत अच्छी है, 1 स्टार मतलब मूवी इतनी अच्छी नहीं रहती। वैसे ही कंपनी के डिपॉजिट्स का भी रेटिंग होता है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करती है। एक एजेंसी के पास से भी आप लोग रेटिंग करा सकते हो, एक से ज्यादा से भी करा सकते हो। ये रेटिंग का फायदा ये होता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपके कंपनी में डिपॉजिट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो रेटिंग करवाना कंपलसरी होता है, और वो रेटिंग को आपको एडवर्टीजमेंट में मेंशन करना रहता है। यहाँ पे देखो 2 रेटिंग एजेंसी से इन्होंने रेटिंग करवाया है, दोनों में उसको ट्रिपल ए मिला हुआ है, मतलब ये कंपनी का डिपॉजिट काफी अच्छा है। फिर डिटेल्स ऑफ स्कीम, मतलब कब वो ओपन होगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वगैरह, वो सब डिटेल यहाँ पे लिखा रहता है। देन नेम ऑफ द ट्रस्टी, जैसे डिवेंचर में ट्रस्टीज होते हैं वैसे यहाँ पे भी ट्रस्टीज होते हैं। ट्रस्टीज जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इनकेस अगर कंपनी ने डिपॉजिटर्स का पैसा टाइम पे वापस नहीं किया तो ट्रस्टीज फिर क्या करते हैं, वो जो असेट्स वगैरह होते हैं वो बेचना, या फिर कंपनी के बारे में एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो होता है वहां पे केस वगैरह फाइल करना,
वो सब मतलब इन शॉर्ट ये जो ट्रस्टीज होते हैं वो डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये ट्रस्टीज का नाम इधर एडवर्टीजमेंट में या सर्कुलर में मेंशन करना जरूरी होता है ताकि लोगों को पता चले कि ट्रस्टी कौन है। तो ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। और फिर बाद में कंपनी का कोई डिपॉजिट ड्यू है क्या, मतलब पहले कंपनी ने कोई पैसा दिया था और वो अभी तक वापस नहीं किया क्या, वो सब चीजें इसके अंदर मेंशन करना जरूरी होता है। सो जो सर्कुलर होता है या जो एडवर्टीजमेंट होता है उसके अंदर ये सारे डिटेल होना जरूरी है, ये सारे कंटेंट होना जरूरी है। फिर ये जो सर्कुलर है या एडवर्टीजमेंट है, इसका एक कॉपी जो होता है वो सारे डायरेक्टर्स ने साइन करना होता है और रजिस्ट्रार को सबमिट करना होता है। जैसे पहले भी मैंने आप लोगों को काफी बार बताया, कंपनी में जो भी रिजोल्यूशन पास होते हैं या कंपनी जो भी प्रोस्पेक्टस वगैरह बनाती है, जो भी मिनट्स वगैरह होता है, उसका एक कॉपी रजिस्ट्रार को देना पड़ता है। वैसे ही एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर जो है वो डिपॉजिट के बारे में, उसका एक कॉपी सारे डायरेक्टर के सिग्नेचर के साथ आरओसी को सबमिट करना पड़ता है, जिसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बोला जाता है। नाउ यहाँ पे आपको सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट को इश्यू करना पड़ता है 30 दिनों के बाद में। नाउ जैसे कि ये जो मेंबर्स के लिए आपने सर्कुलर बनाया, तो मेंबर्स को आप सर्कुलर या तो कंपनी के नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हो या फिर उनके रजिस्टर एड्रेस पे पोस्ट के थ्रू या उनको ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। और एडवर्टीजमेंट जो होता है वो आप लोगों को न्यूज़पेपर में देना पड़ता है। 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हो पब्लिक के लिए आप लोग, एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भी रहेगा, और वर्नाक्युलर। वर्नाक्युलर मतलब क्या, जो भी लोकल लैंग्वेज है, जैसे महाराष्ट्र में आप लोग पब्लिक डिपॉजिट करवाना चाहते हो तो मराठी न्यूज़पेपर जो होगा उसके अंदर आप लोग एडवर्टीजमेंट दोगे। सो रजिस्ट्रार को सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट को कॉपी सबमिट करने के बाद में 30 दिनों के बाद में ये जो सर्कुलर है या एडवर्टीजमेंट है उसको इशू किया जाता है। सर्कुलर जो होता है वो मेंबर्स को या तो नोटिस बोर्ड के थ्रू या फिर उनको रजिस्टर एड्रेस पे पोस्ट किया जाता है या ईमेल के थ्रू भेजा जाता है, और एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर किया जाता है पब्लिक के लिए। और वो 2 न्यूज़पेपर होते हैं, एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट किया रहता है। फिर बाद में वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। नाउ ये जो भी सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट कंपनी ने इशू किया हुआ है ये वैलिड होता है 6 महीने के लिए। नाउ 6 महीने कहाँ से, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में या फिर एनुअल जनरल मीटिंग होने के बाद में, ये दोनों में से जो पहले होगा उससे 6 महीने के अंदर तक के लिए ये जो सर्कुलर है या एडवर्टीजमेंट है वो वैलिड होता है। तो आप लोग यहाँ पे ये कंडीशन याद रख सकते हो कि एडवर्टीजमेंट या सर्कुलर जो होता है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, और 6 महीने के बाद में आपको दूसरा सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है डिपॉजिट्स के लिए। देन अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिक्योर डिपॉजिट इशू किए जाते हैं या एक्सेप्ट किए जाते हैं तभी क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है। 1 या 2 ट्रस्टी को आप लोग अपॉइंट कर सकते हो। नाउ ट्रस्टीज जो होते हैं वो डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, डिफॉल्ट करती है, मतलब डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं देती है, तो ट्रस्टीज क्या करती है, वो डिपॉजिटर्स को सेव करती है, उनको सेफ गार्ड करती है। यहाँ पे डिपॉजिटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिसको ट्रस्ट डीड बोला जाता है, जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं कि डिपॉजिटर के क्या अधिकार है या क्या राइट्स है, ट्रस्टी के क्या राइट्स है, कंपनी के क्या राइट्स है, वो सब जो होता है ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा रहता है। और ये जो ट्रस्ट डीड बना जाता है इसको 7 दिनों के अंदर इसके ऊपर सिग्नेचर लेना जरूरी होता है या ट्रस्ट डीड बनाना जरूरी होता है, ये सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट जो हो पब्लिक इशू करने से पहले। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सिक्योर डिपॉजिट जब कंपनी एक्सेप्ट करती है तो एलिजिबल कंपनी और पब्लिक कंपनी जो होती है उनको एक या एक से ज्यादा डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है। डिपॉजिट ट्रस्टीज जो होता है उनका काम होता है कि डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करना। इन केस अगर कंपनी उनके पैसे उनको वापस नहीं देती है तो और इनके साथ कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है जिसको ट्रस्ट डीड बोला जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है या डीड जो होता है वो 7 डेज में बनाना पड़ता है सर्कुलर को और एडवर्टीजमेंट को इशू करने से पहले, बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये सर्कुलर के अंदर और एडवर्टीजमेंट के अंदर ट्रस्टी का नाम लिखना जरूरी होता है, तो 7 दिन पहले ही आपको बनाना पड़ता है और फिर बाद में आप लोग सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट को इशू कर सकते हो। फिर कभी कभी ऐसे हो सकता है कि अगर सपोज कंपनी ने पैसे नहीं दिए डिपॉजिटर्स के, तो ट्रस्टी खुद से या फिर कुछ मेंबर जो है 1/10 मेंबर, वो लोग क्या कर सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं, उसके अंदर डिसीजन लिया जा सकता है कि अभी क्या करना है। कंपनी अगर पैसा नहीं दे रही है तो कोई असेट बेचना है और पैसा रिकवर करना है, या फिर कंपनी के बारे में एनसीएलटी के अंदर कंप्लेंट करना है, तो वो सब जो डिसीजन होता है वो यहाँ पे ट्रस्टी के साथ लिया जाता है और इन्वेस्टर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। क्रिएट चार्ज ओवर द असेट।
नाउ जब भी सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है तो 30 दिनों के अंदर क्या किया रहता है, चार्ज और असेट क्रिएट करना होता है। चार्ज और असेट का मतलब क्या होता है, किसी असेट को आप लोगों को गिरवी रखना होता है, जैसे बिल्डिंग को या किसी मशीन को वगैरह, पर इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके डिपॉजिट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। जैसे कि आप लोग 100 रुपए का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो 100 रुपए के वैल्यू का असेट को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, चार्ज रखना पड़ता है या मॉर्गेज रखना पड़ता है, और वो भी 30 दिनों के अंदर क्रिएट करना पड़ता है। तो ये इतना ही ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी के जो पॉइंट्स थे वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन जो टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। सो बाकी के जो 11 to 20 पॉइंट्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।